नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं जो भारत के आपराधिक कानून में हुआ है। जी बिल्कुल। भारतीय न्याय संहिता 2023। हाँ, ये वो नया कानून है जिसने सालों पुराने हमारे इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड विधान की जगह ली है। सही। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस नए कानून से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल जवाब के जरिए इसे समझने की कोशिश करें। हाँ, ये अच्छा तरीका रहेगा। मतलब एक तरह से इसकी रूपरेखा और कुछ खास बातें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। इसे समझिए कि हम इस नए कानूनी सफर के कुछ अहम पड़ावों को छू रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, किसी भी कानून की पहचान उसका नाम होता है। इस कानून का मतलब ऑफिशियल नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये इसकी पहली धारा में ही लिखा है। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता। हाँ, और देखिए नाम में ही भारतीय और न्याय पर जोर है। ये शायद कानून बनाने वालों के इरादे को भी दिखाता है ना? हाँ, मतलब इसे शायद ज्यादा भारतीय संदर्भ और न्याय पर केंद्रित दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल। पुराने इंडियन पीनल कोड से तो काफी अलग है नाम। नाम तो ठीक है, पर ये लागू किस किस पर होता है? क्या ये सिर्फ मतलब भारत में रहने वालों पर ही? नहीं नहीं, इसका दायरा काफी फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर हुए अपराधों पर ही लागू होगा। अच्छा। हाँ, अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा काम करता है जो इस संहिता के हिसाब से भारत में अपराध माना जाता है, तो उस पर भी यही कानून लगेगा, विदेश में भी? हाँ बिल्कुल, उस पर भी यही संहिता लागू होगी। अरे वाह। और इतना ही नहीं, मान लीजिए भारत में रजिस्टर हुआ कोई जहाज है या कोई विमान, और उस पर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर वो कोई अपराध करता है तब भी? हाँ, तब भी ये संहिता लागू होगी, चाहे वो जहाज या विमान उस वक्त कहीं भी हो, समंदर के बीच हो या किसी और देश के ऊपर उड़ रहा हो। ओहो, तो मतलब इसका दायरा काफी व्यापक है, जमीन, नागरिक, कहीं भी, और जहाज, विमान भी। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, दायरा तो समझ आ गया। अब किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसकी भाषा, उसकी परिभाषाएं, ये बहुत जरूरी होती हैं। सही बात है, नींव की तरह होती हैं परिभाषाएं। तो कुछ खास शब्दों के मतलब क्या हैं इस संहिता में? जैसे बच्चा किसे माना गया है? हाँ, तो बच्चा मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है। 18 साल, ठीक है, ये तो साफ है। हाँ, ये एक क्लियर कट उम्र सीमा है, कई और कानूनों से भी मेल खाती है। और एक शब्द आता है सद्भावना, अंग्रेजी में कहते हैं गुड फेथ। कई बार लोग बचाव में कहते हैं कि काम सद्भावना में किया था। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सद्भावना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका इरादा नेक था। अच्छा। संहिता कहती है कि कोई काम सद्भावना से किया हुआ तब माना जाएगा जब वो उचित देखभाल और ध्यान के साथ किया गया हो। उचित देखभाल और ध्यान? हाँ, मतलब सावधानी बरती गई हो। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। हाँ। अगर वो पूरी सावधानी से तय प्रक्रिया के हिसाब से काम करता है और फिर भी नतीजा अच्छा नहीं रहता, तो शायद उसका काम सद्भावना में माना जाए। लेकिन अगर उसने लापरवाही की, भले ही इरादा मरीज को बचाने का था, तो शायद उसे सद्भावना का बचाव ना मिले। तो सिर्फ नियत नहीं, सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। समझ गया, मतलब कर्म करते वक्त कितनी सावधानी बरती ये देखा जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और शब्द है चोट, इंजरी। हम तो आमतौर पर इसे बस शारीरिक चोट से जोड़ते हैं। हाँ, आम बोलचाल में तो यही होता है, पर कानून में इसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा व्यापक है। कैसे? संहिता कहती है कि चोट का मतलब है किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को। मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति भी? हाँ, इन सबको अवैध रूप से मतलब गैर कानूनी तरीके से पहुंचाई गई कोई भी हानि। तो सोचिए, अगर किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, या उसकी इज्जत उछाली गई मतलब मानहानि हुई, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, अगर ये सब गैर कानूनी तरीके से हुआ है तो ये सब चोट की परिभाषा में आ सकता है। दायरा काफी बड़ा है इसका। हाँ, ये तो वाकई काफी बड़ा दायरा है। अच्छा, परिभाषाएं समझ ली, अब एक आम स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई क्राइम करते हैं, तो जिम्मेदार कौन? जिसने आखिरी काम किया वो, या सब? नहीं, यहीं पर वो साझा इरादा या कॉमन इंटेंशन वाली बात आती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। अगर कई लोग हैं, उन्होंने मिलके प्लान बनाया और एक ही इरादे से कोई अपराध किया, तो उनमें से हर एक व्यक्ति, हर एक उस पूरे अपराध के लिए वैसे ही जिम्मेदार माना जाएगा जैसे उसने अकेले ही वो काम किया हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए बैंक लूटने गए 4 लोग। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। एक गाड़ी चला रहा है, एक बाहर खड़ा पहरा दे रहा है,
एक अंदर लोगों को डरा रहा है और एक पैसे उठा रहा है। कानून की नज़र में वो चारों उस पूरी लूट के लिए बराबर के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इरादा साझा था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मतलब संयुक्त जिम्मेदारी। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब जरा सजाओं की बात करते हैं। किसी भी क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा हिस्सा तो सजाएं ही होती हैं। हाँ, जाहिर है। तो इस नई संहिता में किस किस तरह की सजाएं हैं, और क्या कोई ऐसी सजा है जो पहले थी पर अब नहीं है? हाँ, कुछ बदलाव तो है। जैसे पहले एक सजा होती थी देश निकाला, एग्जाइल कहते थे, वो अब इस संहिता में शामिल नहीं है। अच्छा, देश निकाला हटा दिया गया। हाँ, शायद आज के ज़माने में ये उतनी प्रासंगिक नहीं रही। जो सजाएं शामिल हैं उनमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है जो कि कठिन मतलब सश्रम या साधारण हो सकता है। फिर संपत्ति जब्त करना है, जुर्माना है, और एक नई चीज भी जोड़ी गई है कुछ मामलों में, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ओ, कम्युनिटी सर्विस, ये तो वाकई नया है। हाँ, ये एक नया पहलू है। अच्छा, एक सवाल है। हाँ। जब किसी को आजीवन कारावास होता है, तो अगर कभी उसकी सजा के किसी हिस्से की गणना करनी हो, तो उसे कितने साल के बराबर मानते हैं? देखिए, आमतौर पर जब सजा के हिस्सों की गणना की जरूरत पड़ती है तो आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाता है। 20 साल? हाँ, लेकिन अगर कोर्ट किसी खास मामले में साफ तौर पर कुछ और तय करे तो वो अलग बात है, वरना सामान्य नियम 20 साल का है। ठीक है। और अगर किसी पर जुर्माना लगा और वो भर नहीं पाया, तो क्या उसे और जेल में रहना पड़ता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर अपराध ऐसा है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों की सजा है और दोषी जुर्माना नहीं भरता, तो उसे अतिरिक्त कैद हो सकती है। पर इसकी भी एक सीमा है। क्या सीमा है? ये जो अतिरिक्त कैद होगी वो उस अपराध के लिए जो अधिकतम जेल की सजा तय है उसके 1/4 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, 1/4 से ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। सजा का एक और रूप होता है जो काफी सख्त माना जाता है, एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसके बारे में क्या नियम है? क्या किसी को भी कभी भी अकेले बंद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर बहुत सख्त सीमाएं हैं, शायद मानवाधिकारों और कैदी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। क्या सीमाएं हैं? पहली बात तो ये कि किसी भी दोषी को कुल मिलाकर मतलब पूरी सजा के दौरान 3 महीने से ज्यादा एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। सिर्फ 3 महीने पूरी सजा में? हाँ, अगर उसकी मुख्य सजा 1 साल से ज्यादा की है तो। और दूसरी, जो शायद और भी जरूरी सीमा है, वो ये कि एक बार में लगातार 14 दिन से ज्यादा किसी को एकांत कारावास में नहीं रख सकते। सिर्फ 14 दिन एक बार में? हाँ, और इन अवधियों के बीच में गैप देना भी जरूरी है। ये दिखाता है कि सजा का मकसद शायद सुधारना है, न कि किसी को अमानवीय तरीके से तोड़ देना। हाँ, ये सीमाएं वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। अच्छा, अब आते हैं सामान्य अपवादों पर, जनरल एक्सेप्शंस। जी। ये वो खास हालात होते हैं जब कोई काम जो वैसे तो अपराध लगता है पर कानूनों से अपराध नहीं मानता। सही कहा। जैसे, क्या कोई बच्चा कुछ भी करे तो वो अपराध हो सकता है? नहीं, कानून ये मानता है कि बहुत छोटे बच्चों में न तो अपराध करने का इरादा होता है, न ही उसकी समझ। इसलिए 7 साल से कम उम्र का अगर कोई भी बच्चा है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाता। 7 साल से कम? हाँ, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ डोली इनकैपेक्स कहते हैं, मतलब अपराध करने में अक्षम। अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, क्या उसका किया हर काम माफ है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि कोई मानसिक रूप से बीमार है, ये काफी नहीं होता। तो फिर कब बचाव मिलता है? बचाव तब मिलता है जब ये साबित हो कि उस मानसिक बीमारी की वजह से अपराध करते समय वो व्यक्ति उस काम की प्रकृति को समझने में या ये जानने में कि वो काम गलत है या कानून के खिलाफ है, पूरी तरह असमर्थ था। मतलब उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है या जो कर रहा है वो गलत है। और ये साबित करना पड़ता होगा? हाँ, बिल्कुल। ये अदालत में तथ्यों के आधार पर तय होता है। ठीक है, अब नशे की बात करते हैं। नशे की हालत में किया गया अपराध, क्या ये हमेशा एक बहाना बन जाता है? नहीं, ये भी एक बहुत सीमित बचाव है। ये बचाव सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब वो नशा उस व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ दिया गया हो, जबरदस्ती। मतलब अगर किसी ने खुद पी रखी और फिर अपराध किया तो आमतौर पर उसे ये बचाव नहीं मिलता। हाँ, ये हो सकता है कि नशे की हालत की वजह से उसका इरादा साबित करने में मुश्किल हो, पर ये पूरी माफी नहीं देता। समझ गया। अच्छा, सहमति, कंसेंट, ये भी कई बार बचाव का आधार बनती है? जी हाँ। पर क्या कोई भी किसी भी चीज के लिए सहमति दे सकता है, खासकर ऐसे काम के लिए जिसमें खतरा हो? नहीं, सहमति देने के लिए भी उम्र और समझ होनी जरूरी है। संहिता के हिसाब से
किसी ऐसे काम के लिए कानूनी तौर पर मान्य सहमति देने की न्यूनतम उम्र, हाँ, जिससे मौत या गंभीर चोट लगने का खतरा ना हो, वो है 18 साल। 18 साल। और ये गंभीर चोट क्या है? हाँ, गंभीर चोट मतलब ग्रीवियस हर्ट। ये साधारण चोट से ज्यादा सीरियस होती है, जैसे हड्डी टूट जाना या देखने या सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से चला जाना, या ऐसी कोई चोट जिससे जान को खतरा हो। अच्छा, तो इन चीजों का खतरा ना हो तो 18 साल का व्यक्ति सहमति दे सकता है। जी, कुछ हद तक जोखिम वाले कामों के लिए। लेकिन क्या कोई ऐसा भी अपराध है जिसके लिए अगर जान से मारने की धमकी भी दी जाए तब भी माफी नहीं मिलती? मतलब अगर मजबूरी में किया हो? हाँ, एक ऐसा अपराध है हत्या। मर्डर। हाँ, अगर कोई आपको मजबूर करता है, चाहे जान से मारने की धमकी देकर ही क्यों ना हो, कि आप किसी तीसरे बेगुनाह व्यक्ति की हत्या कर दें, और आप कर देते हैं, तो आप हत्या के दोषी माने जाएंगे। यहाँ मजबूरी का बचाव काम नहीं करता। ऐसा क्यों? कानून शायद ये मानता है कि किसी निर्दोष की जान लेने की बजाय आपको खुद खतरा मोल लेना चाहिए। ये एक बहुत सख्त नियम है। हाँ, ये तो वाकई बहुत कठोर है। चलिए अब आते हैं निजी रक्षा के अधिकार पर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या हम अपनी या दूसरों की रक्षा में बल प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कानून हमें अपनी और दूसरों के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देता है। और क्या ये अधिकार कभी इतना बढ़ सकता है कि हम सामने वाले की जान ले लें? हाँ, कुछ गंभीर परिस्थितियों में ये अधिकार सामने वाले की मृत्यु कारित करने तक भी जा सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? शरीर की रक्षा के मामले में। शरीर की रक्षा के मामले में ये अधिकार मृत्यु करने तक तब पहुंचता है जब हमला ऐसा हो जिससे आपको ये वास्तविक और उचित डर हो कि आपकी मौत हो सकती है या आपको गंभीर चोट लग सकती है। जैसे कि बलात्कार करने की कोशिश हो रही हो, या अप्राकृतिक वासना का हमला हो, या अपहरण करने का प्रयास हो, या कोई तेजाब फेंकने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी स्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए घातक बल का प्रयोग भी जायज माना जा सकता है। लेकिन क्या इस अधिकार की कोई सीमा नहीं है? मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई पुलिस वाला है, क्या उसके खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। अगर कोई लोकसेवक, पब्लिक सर्वेंट, सद्भावना में मतलब नेक नियति से अपने पद के काम कर रहा है और उसके काम से मौत या गंभीर चोट का डर नहीं है, तो उसके खिलाफ निजी रक्षा का अधिकार नहीं होता। अच्छा। हाँ, अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है या गैर कानूनी काम कर रहा है तब बात अलग है, पर अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है। और संपत्ति की रक्षा का अधिकार, जैसे मान लीजिए लूट हो रही है, रॉबरी, ये अधिकार कब तक रहता है? लूट के मामले में संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक लुटेरा या तो सामने वाले की मौत करने की कोशिश कर रहा है, या चोट पहुंचाने की, या उससे गलत तरीके से रोकने की, मतलब जब तक खतरा बना हुआ है। हाँ। जैसे ही वो खतरा टल जाता है, मान लीजिए लुटेरा भाग गया या पकड़ा गया, तो ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। फिर आप खतरा टलने के बाद उस पर हमला नहीं कर सकते। अच्छा, खतरा बने रहने तक ही है ये? जी हाँ। ये अपवाद समझना तो वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो किसी मुख्य अपराध से जुड़े होते हैं, जैसे उकसाना, अबेटमेंट, हाँ, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ओके, और प्रयास, अटेम्प्ट। हाँ। पहले उकसाने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, उकसाने या अबेटमेंट के मुख्य रूप से 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, किसी को अपराध करने के लिए इंस्टिगेट करना, मतलब भड़काना। दूसरों के साथ साजिश, कंस्पिरेसी में शामिल होना और उस साजिश के तहत कोई काम करना। और तीसरा, किसी अपराध को करने में जानबूझकर मदद करना, इंटेंशनल एड देना, चाहे कोई काम करके मदद करना या गैर कानूनी रूप से कोई काम न करके मदद करना। अच्छा, पर क्या सिर्फ ये जानना कि कोई अपराध होने वाला है और मैं चुप रहूं, क्या ये भी उकसाना है? नहीं, आम तौर पर नहीं। सिर्फ जानकारी होना और उसकी रिपोर्ट ना करना ये उकसाना नहीं माना जाता। हाँ, अगर रिपोर्ट करने की कोई कानूनी जिम्मेदारी थी तब अलग बात है, वरना उकसाने के लिए सक्रिय भागीदारी जरूरी है, भड़काना, साजिश या मदद के रूप में। ठीक है, और क्या ये जरूरी है कि जिस काम के लिए उकसाया गया वो काम असल में हो ही जाए तभी उकसाने वाला दोषी होगा? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उकसाना अपने आप में एक अलग स्वतंत्र अपराध है। अच्छा, मतलब अगर काम हुआ ही नहीं? मान लीजिए आपने किसी को चोरी करने के लिए उकसाया, पर उसने चोरी नहीं की, आप फिर भी उकसाने के अपराध के दोषी हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो दिखाता है कि कानून अपराध के लिए प्रेरित करने को भी कितना गंभीर मानता है।
बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई भारत में बैठा है और वो विदेश में किसी अपराध के लिए उकसा रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा काम जो अगर भारत में होता तो अपराध होता। तब भी वो व्यक्ति भारत में उस अपराध के लिए उकसाने का दोषी माना जाएगा। भारत में ही? हाँ, कानून की पहुंच यहाँ तक है ताकि भारत अपराधों के संचालन का अड्डा न बन जाए। ठीक है, एक और स्थिति सोचिए। उकसाया तो गया था चोरी के लिए, पर जिसने चोरी की उसने साथ में मारपीट भी कर दी। तो जिसने उकसाया था, क्या वो मारपीट के लिए भी जिम्मेदार होगा? हाँ, हो सकता है। कैसे? कानून ये कहता है कि अगर वो जो अलग काम किया गया जैसे मारपीट, वो मूल उकसावे का यानी चोरी का एक संभावित परिणाम था, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, तो उकसाने वाला उस अलग काम के लिए भी जिम्मेदार होगा। कोर्ट ये देखेगी कि क्या कोई आम समझ का आदमी ये अंदाजा लगा सकता था कि चोरी के दौरान मारपीट भी हो सकती है। अच्छा, तो ये संभावित परिणाम देखा जाएगा। जी। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील अध्याय पर आते हैं। अध्याय 5। सुना है ये खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक पूरा अध्याय है जो इन अपराधों की गंभीरता को दिखाता है और इनके लिए खास प्रावधान करता है। इसमें किस तरह के अपराध आते हैं, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे इसमें ताक झांक यानी वॉयरिज्म शामिल है, जो धारा 77 में है। इसका मतलब है किसी महिला की निजी क्रियाओं को जब वो प्राइवेसी की उम्मीद कर रही हो, उसकी सहमति के बिना देखना या रिकॉर्ड करना। ये तो बहुत गंभीर है। बिल्कुल। इसी तरह दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ, जो धारा 80 में है, ये भी इसी अध्याय में है। और बच्चों के लिए? बच्चों की सुरक्षा पर भी इसमें खास ध्यान दिया गया है। जैसे धारा 93 में एक अपराध है, अगर कोई माता पिता या देखभाल करने वाला 12 साल से कम उम्र के बच्चे को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ देता है या त्याग देता है। ओह, तो ये एक्सपोजिंग एंड अबैंडनिंग भी एक दंडनीय अपराध है। ये सब प्रावधान समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा की कोशिश करते हैं। सही बात है। इसके बाद आता है अध्याय 6, जो मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराधों से जुड़ा है। ये तो शायद वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित अपराध आते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें जीवन और शरीर की सुरक्षा से जुड़े अपराध हैं, जैसे हत्या, मर्डर के लिए सजा का प्रावधान इसी अध्याय की धारा 103 में है। इसी में चोट पहुंचाना, अपहरण करना, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, ऐसे बहुत सारे अपराध परिभाषित हैं। और इसी अध्याय में शायद एक नए तरह के खतरे का भी जिक्र है, जो आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, आप शायद संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। जी, धारा 111 में इसे परिभाषित किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। ये उन आपराधिक गिरोहों, सिंडिकेट्स के खिलाफ है जो मिलकर, योजना बनाकर, हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीकों से पैसा या दूसरे फायदे कमाने के लिए अपराध करते हैं। ये तो बहुत जरूरी था शायद। हाँ, ये दिखाता है कि कानून बदलती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों से निपटने की कोशिश कर रहा है। संगठित अपराध के अलावा क्या इस संहिता में अपराधों के और भी वर्गों की झलक मिलती है? मतलब कैसे बांटा गया है अपराधों को? हाँ, ये संहिता अपराधों को उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग-अलग अध्यायों में बांटती है। जैसे हमने अध्याय 5 महिला बच्चे और V शरीर की बात की। हाँ। इसी तरह अध्याय 7 है जो राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ा है, जैसे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, बहुत गंभीर अपराध। ठीक है। फिर अध्याय 11 है सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों पर, जैसे दंगा करना, राइटिंग, जाति, जन्म स्थान वगैरह के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और सौहार्द बिगाड़ने वाले कामों को अपराध बनाती है। ये भी बहुत जरूरी है। फिर अध्याय 17 है संपत्ति के खिलाफ अपराधों का, चोरी से शुरू होकर लूट, डकैती, धोखाधड़ी, सब इसमें है। और अध्याय 19 मानहानि, डेफेमेशन से जुड़ा है। तो इस तरह का वर्गीकरण है जो कानून को समझने और लागू करने में मदद करता है। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ मुख्य पहलुओं की एक झलक। हमने कोशिश की कि इन सवालों और जवाबों के जरिए इसकी एक तस्वीर बन सके। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये कानून अपराधों को परिभाषित करता है, इसका दायरा क्या है, सजाएं कैसी हैं और कब कुछ कामों को अपराध नहीं माना जाता। बिल्कुल। हमने उकसाने, निजी रक्षा और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों जैसे खास मुद्दों पर भी थोड़ी बात की। हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कह सकते हैं शुरुआती परिचय है। पूरी संहिता तो बहुत विस्तृत है और हर धारा की अपनी बारीकियां हैं। सही कहा। लेकिन इस बातचीत से ये तो साफ होता है कि किसी भी बड़े कानूनी बदलाव की बुनियाद को समझना कितना जरूरी है। उसकी परिभाषाएं, उसका दायरा, सजाएं, अपवाद,
ये हमें कानून के इरादे और उसकी दिशा का अंदाजा देते हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि ये जो नए कानूनी प्रावधान हैं, इनका असल में जमीन पर लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब पुराने कानून की जगह ये नया कोड क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या बड़ी सोच थी, और व्यवहार में ये बदलाव आम नागरिक के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए क्या मायने रखेंगे? क्या सच में न्याय सुलभ और प्रभावी बनेगा? बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। सही कहा, वक्त ही बताएगा।